नाथ केदारा को पावन मंदिर, बद्री धाम महान च, सतो पंथ अरब सुधारा की अपनी, न्यारी व शान च भीमशिला और व्यास नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। पिछले साल चारधाम यात्रा में सबसे ज़्यादा मुश्किलें या हमेशा से जिस धाम में रहती हैं वो हैं केदारनाथ धाम। 11वें ज्योतिर्लिंग, 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल हम लोग 2 महीने हम उस धाम में रहे, बर्फ़ भी देखी, बर्फ़बारी भी देखी, बारिश भी देखी और पूरा पैदल भी चले डोली के साथ, यानी ऊखीमठ से केदारनाथ धाम तक। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जो ये बताते हैं कि आप कैसे जाएं, कहाँ रहें और क्या क्या जो दिक्कतें हैं वो आती हैं। लेकिन जो वाकई में दिक्कतें आती हैं वो हर कोई नहीं बता पाता है। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल होती है अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो पार्किंग की। सोनप्रयाग में पार्किंग है, सीतापुर में पार्किंग है, बाकी सड़क है, कई जगह पतली है। तो अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो मेरा जो सुझाव है कि आप पीक टाइम पे, यानी 10 मई के बाद और जो करीब 10 जून तक, ये जो 1 महीने का समय है उसमें बिल्कुल भी ना जाएं अगर परिवार को लेके जा रहे हैं। अगर आपकी आस्था है, इन मुश्किलों से आप 2-4 होकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि सीतापुर की पार्किंग और जो दूसरी पार्किंग है सोनप्रयाग की, वो दोनों फुल रहती है उस समय और बड़ी झिकझिक होती है। पुलिस बार बार आपको इधर उधर सीटी बजाती रहती है। तो ये बड़ी सी दिक्कतें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी दिक्कतें आपके लिए बड़ा हेडेक खड़ा कर देती हैं। उसके बाद आता है आपका पैदल ट्रैक। तो पैदल ट्रैक मैं ये मानता हूँ कि पैदल ट्रैक आप सोनप्रयाग से ही शुरू कर दें। उसकी वजह यह है कि 5 किलोमीटर का सीधा रास्ता है, सड़क। लेकिन आप जब गाड़ी में बैठते हैं, शायद 50 रुपया उसका किराया है, उसको कहते हैं शटल सेवा, जो चलती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। तो उस शटल सेवा का जो करीब 5 किलोमीटर का रास्ता है उसको पूरा करने में कभी कभी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ पीक टाइम पे, क्योंकि जब हम सफ़र कर रहे थे तो हम पैदल चल रहे थे और गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और इतनी गाड़ियाँ होती हैं शटल सेवा में भी कि जाम लग जाता है। और आप गाड़ी में तो बैठते हैं सोनप्रयाग से, लेकिन बीच में जाम लग जाता है और आप उस समय उतर भी नहीं सकते, आपके पास बैग है, आप सोचते नहीं हैं कि। लेकिन अगर आप उस सोनप्रयाग से ही पैदल चलें और मुनकटिया गणेश से सीधे आप गौरीकुंड के ऊपर सीधे चले जाएं तो आपका बहुत समय बच जाएगा। उसके आगे मैं बताता हूं कैसे। उसके बाद पार्किंग गौरीकुंड में नहीं है तो सारी गाड़ियां वापस आती हैं, तो वहाँ से भी करीब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले आपको उतर जाना पड़ता है, यानी 4 किलोमीटर तक ही गाड़ी लेके जाती है और फिर करीब 1-1.5 किलोमीटर आपको गौरीकुंड का बाजार होते हुए फिर घोड़े खच्चरों का जाम, और ऐसा जाम कि यकीन मानिए कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, धक्का मुक्की होती है, कई लोग गिर जाते हैं, चोटें लगती हैं। और वो करीब आधा किलोमीटर का ऐसा जाम है, वो हेडक कर देता है, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग चढ़ना शुरू कर देते हैं। सामान भी कुछ लोगों का जाता है, जो अति आवश्यक सामान है, घोड़े खच्चरों में बैठना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर अगर जाम से आप बचना चाह रहे हैं तो सोनप्रयाग से एक रास्ता मुनकटिया गणेश होते हुए, पुराना रास्ता जो बनाया था 2013 की बात, क्योंकि नीचे सड़क टूटी हुई थी, गौरीकुंड में भी बहुत डैमेज हो गया था, तो एक सड़क राज्य सरकार ने एक पैदल मार्ग छोटा सा वो बनाया है जो ठीक गौरीकुंड बाजार को पार करता हुआ आगे गौरीकुंड से आगे मिलता है। वो रास्ता भी ठीक है, कई लोग उसी रास्ते जाते हैं, यानी कोई जो घोड़े खच्चर वाले बहुत सारे जो सोनप्रयाग से सामान उठाते हैं वो सीधे उसी रास्ते से निकल के आगे निकल जाते हैं। अब आते हैं डंडी और कंडी। तो देखिए, जो कंडी है उसका संचालन करती है जिला पंचायत रुद्रप्रयाग। कंडी मतलब जिसमें 4 जो डंडी और कंडी दोनों का, और कंडी तो बहुत सारे नेपाली मजदूर वहाँ पे खड़े रहते हैं, वो चार्ज लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आप बचना चाहते हैं तो आप हमेशा पढ़ के, जो रेट जगह जगह जिला पंचायत डिस्प्ले करती है, इस बार भी सरकार सब कुछ डिस्प्ले करती है बोर्ड में, उसके हिसाब से ही पेमेंट करें। लेकिन जब आप फंस जाते हैं, बीच में करते हैं, तो तब वो आपसे ज़्यादा लेते हैं।
तो जो गौरीकुंड का मार्केट है छोटा सा, जहाँ पर पार्किंग है, अभी गाड़ियाँ तो नहीं जाती लेकिन छोटी सी पार्किंग पहले थी, वो अभी भी है। तो वहाँ पर जिला पंचायत जो डंडियाँ हैं जिसको 4 लोग लेके चलते हैं, उनका रेट डिसाइड करते हैं और वो रेट वज़न के हिसाब से होता है। तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि बहुत सारे लोग ना तो कंडी में जा पाते हैं ना तो घोड़े में जाते हैं। उनके लिए सबसे सेफ़ होता है डंडी, वो आराम से चलते हैं। 4 जो मज़दूर हैं नेपाली या फिर जो और मज़दूर हैं JNK के कुछ मुसलमान भी यहाँ पर आते हैं उसको कंडी को उठाने के लिए। तो वहाँ भी बहुत भीड़ रहती है और वो ऑनलाइन भी नहीं होता है, ऑफलाइन ही उसको करते हैं। उनकी संख्या भी कम होती है क्योंकि बहुत कम कंडियाँ चलती हैं, डंडियाँ। उसके बाद आता है कंडियों का नंबर। तो कंडियों के निगोशिएशन आपको करना है क्योंकि नेपाली बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप ठगे न जाए वहाँ पर। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। उसके बाद आता है हम पैदल सफ़र शुरू करते हैं। अर्ली मॉर्निंग आप कोशिश करिए, यात्रा पर आए हैं लेट मत सोइए, सुबह जल्दी उठ जाइए। अगर 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे तक आप रेडी हो जाते हैं, बैग पैक करते हैं। और जो यूथ हैं वो तो खैर सुबह ही चले जाते हैं, अधिकतर यात्री सुबह चलते हैं इसलिए भीड़ भी होती है। तो आप लोग सुबह चलें क्योंकि 16 किलोमीटर का लंबा सफ़र घोड़े में भी पीक टाइम पे पार करने में 8 घंटे लगता है। वो आगे मैं बताऊंगा कैसे। जब आप सोनप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो फिर जो ठीक भीमबली के पास, उससे पहले ही, भीमबली से पहले जाम लगना शुरू हो जाता है क्योंकि पुल जो है वो 2 बने हुए हैं। एक बड़ा पुल है और एक छोटा पुल है। तो पिछली बार बड़ा पुल जो था वो उसी से आना जाना हो रहा था और इस बार छोटे पुल में भी आवाजाही शुरू कर दी गई है। लेकिन छोटा पुल अगर एवलांच से या भारी बर्फबारी से टूटा होगा तो फिर से उसको बनने में टाइम लगेगा। वहाँ पर भी जाम लगता है भीमबली और रामबाड़ा के आसपास। उसके बाद शुरू होती है चढ़ाई। एक महत्वपूर्ण बात जो सबसे ज़्यादा गलती जो यात्री करते हैं वो नीचे से तो रास्ता ग्रेजुअली चढ़ता है, हल्के हल्के चढ़ाई, तो उनको लगता है कि चढ़ाई नहीं मिलेगी, ऐसा ही मिलेगा, तो वो पूरा बिना घोड़े के चल लेते हैं। लेकिन जब वो रामबाड़ा के ऊपर चढ़ते हैं तब असली कठिन चुनौती शुरू होती है। और वहाँ से ये मानिए कि मुझे खुद बहुत मुश्किल होती है क्योंकि हम लोग कई बार चढ़े हुए हैं। वहाँ पर सांस फूलती है, टूटती है, धड़कन तेज हो जाती है, तब मुश्किल खड़ी होती है। ऐसे समय पर घोड़े खच्चर आपको वही रेट लेते हैं जो आप नीचे से लेते हैं। तो अगर आप पैदल चलने के इच्छुक हैं, चल जाएंगे पूरा, तभी आप घोड़ा मत करिए, वरना अगर आप बीच में फंसेंगे तो फिर ठगे जाएंगे। मेरी तो सलाह ये है कि आप पूरा ही पैदल करिए। थोड़ी सी दिक्कतें तो होती हैं, बॉडी भी चेक हो जाती है आपकी कि कितनी वो चढ़ाई चढ़ सकती है। थकान लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ही को नहीं लगती, हमको भी लगती है जो चलते हैं। तो ये तो थी पैदल रास्ते की बात। और जब आप रास्ते में अगर कहीं थकते हैं तो रहने की बहुत सारी अरेंजमेंट, पिछले साल हमने देखा कि पूरे रास्ते में अरेंजमेंट था। तो वो रास्ते में अरेंजमेंट जो है वो ठीक भी पड़ता है और उसका एक फ़ायदा ये है कि आप रास्ते में जहाँ आपको थक लग गई वहाँ पर आप रात्रि विश्राम करिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलिए वहाँ से। और नुकसान ये है कि जब आप कहीं रास्ते में रुकते हैं तो उसके बाद फिर आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और केदारनाथ पहुँचते पहुँचते तक आपको लेट हो जाता है। अब मेन प्रॉब्लम अब केदारनाथ की, अभी मौसम पर मैं लास्ट में आऊँगा। अभी तो मैं केवल जो जनरल जो हर साल की प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात कर रहा हूँ। जैसे आप केदारनाथ पहुँचेंगे तो सबसे मेन है दर्शन। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगती है। टोकन सिस्टम पिछले साल शुरू में नहीं किया गया था, ऐसी लाइन लगती थी, लेकिन बीच में टोकन सिस्टम शुरू कर दिया गया। इस बार भी टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा। तो लाइन जो है मंदिर से करीब 200, 300 या कभी कभी तो 400 मीटर तक नीचे चली जाती है। हेलीपैड से भी नीचे चली जाती है पीक सीजन पे। तो आपको पेशेंस रखना है, लाइन पे खड़े होना है। कई लोग इसमें भी आपका फ़ायदा उठाते हैं, ख़ास तौर पे जो तीर्थ पुरोहित हैं वो ये देखते हैं कि कौन ऐसा बंदा है जिसको जल्दी दर्शन करना है, उसकी हेली छूट रही है, उसकी गाड़ी है, तो वो आपको 1000, 2000, 3000, यहाँ तक कि 5-5 हज़ार में दर्शन कराते हैं। एक दर्शन तो VIP होता है जिसको खुद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति 5000 का टोकन काटती है और रात को 11 बजे के बाद वो VIP दर्शन गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना 10-10 मिनट की वो करवाते हैं। तो वो संख्या 5 बजे रोज वो खिड़की खोलते हैं, मंदिर के पास ही उनका ऑफिस है वहाँ पर। तो वो तो एक तरीके से लीगल हुआ क्योंकि BKTC उसका चार्ज कर रही है, आपको रसीद दे रही है। लेकिन जो तीर्थ पुरोहित हैं या जो कई बार ये भी आरोप लगता है कि पुलिस भी दर्शन करवा रही है, तो वो आपको आपकी जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठाते हैं और आप खुद उनके जाल में फंसते हैं। तो अगर आपको जल्दी करवाना है तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, आपको खुद उनको फंसना पड़ेगा क्योंकि कोई दर्शन VIP नहीं होता है, केवल पर्ची
कटती है बीकेटीसी की और लाइन में लगना ही पड़ता है। और इतने कष्टों के बाद अगर आप लाइन में लगकर थोड़ा सा और कष्ट सहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, पुण्य आपको ही मिलेगा। जितना कष्ट आप सहेंगे वो पुण्य आपको ही मिलेगा। अब आते हैं हम मंदिर के जो मेन मुख्य मुश्किलें आती हैं रहने की। हाँ, मौसम पर लास्ट में आऊँगा। रहने में क्या होता है कि पिछले साल बहुत प्रेशर पड़ा था तो टेंट बहुत सारे निजी खोले गए थे, लोगों ने लगाए थे, और जब बहुत सारे टेंट खुले तो रेट फिर से बीच में डाउन हो गया था। बरसात में तो पूरे डाउन आ जाता है रेट। आपकी मर्जी है जिस रेट पर आप रहना चाहें। आप कमरों के जो अच्छे अच्छे कमरे हैं उनको भी 500-500 हज़ार में ले सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पीक सीज़न की, तो वहाँ पर 5,000 से लेके 12,000 तक एक एक कमरे बिके हैं पिछले साल। वो भी ऑनलाइन में भी ठगी हुई है, बिल्कुल ऑनलाइन में ठगी हो रही है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऑनलाइन बुक करा रहा है तो उसको क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि कौन है, कहाँ से है, क्या वो केदारनाथ में है। अगर केदारनाथ में है तो एक काम करिएगा कि गूगल लोकेशन उसकी मंगवा दीजिएगा, कि गूगल लोकेशन, या वीडियो कॉल कर लीजिएगा अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां केदारनाथ में ट्रैकिंग और बुकिंग में लगी हुई हैं, और उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो जालसाजी कर रही हैं, ठगी कर रही हैं। पिछले साल हमने इस पर भी रिपोर्ट बनाई थी कि कैसे ठगी हो रही थी। तो ये ध्यान आपको रखना है कि आप ठगे ना जाएं। जिनकी वेबसाइट है, पुराने लोग हैं जो सालों से यात्रा करवा रहे हैं, या जो लोकल वहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनसे आपकी बातचीत है, आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, तो उन्हीं से अपना होटल बुक कराएं। क्योंकि वहाँ पर केदारनाथ में लिमिटेड एकोमोडेशन है और भीड़ जो है वो अनलिमिटेड आ रही है। अब सरकार इसको रेगुलेट करती है या नहीं करती है? अगर करती भी है तब भी स्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि सरकार के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है अभी कि वो भीड़ को कंट्रोल कर पाए। पिछली बार वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हुक्का बार वहाँ तक लोग लेके गए थे, हरियाणा के बहुत सारे लड़के पकड़े गए थे। हमने जब उनसे पूछा भी, पुलिस से पूछा, तो वो हुक्के को फोल्ड करके बैग में लेके वहाँ मंदिर के प्रांगण में या रास्ते में कहीं पर भी हुक्का पी रहे थे। तो ये तो हुई एकोमोडेशन की बात। अब आते हैं GMBN की। तो GMBN में क्या है कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, कोई ऑफलाइन बुकिंग नहीं है। GMBN की 100% सीधी पूरी की पूरी ऑनलाइन है। इस बार कुछ उन्होंने केदारनाथ में ऑफलाइन भी व्यवस्था की हुई है, कुछ रोक देते हैं VIP के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो है वो ऑनलाइन ही है। अब हम जो आते हैं, एक मेन समस्या जो आती है वो आती है घोड़े खच्चरों की। जो रेट हैं वो मैंने बीच में ही बताया, जाते समय आते समय सबके रेट डिस्प्ले किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, कई बार उन रेट को नहीं देखते, उनको नोट नहीं करते, और उसके बाद जो घोड़े खच्चर हैं वो अपने मनमाने रेट लेते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती वेदर की। तो ख़ास तौर पे जो लोग दिल्ली के हैं, मुंबई से हैं, महानगरों से हैं, उन्हें तो मालूम है कि केदारनाथ का टेम्परेचर कितना डाउन तक चला जाता है, या केदारनाथ पूरे रोड पे कितनी, जो ट्रैक है उस पर कितनी बारिश होती है। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग ये वीडियो गाँव में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि पिछले बार हमने बहुत बुरी स्थितियाँ देखी थी। गुजरात से, महाराष्ट्र से, UP से, राजस्थान से गाँव की महिलाएँ एक धोती में बिना चप्पल के चलते ही आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मई जून में प्लेन्स में इतनी गर्मी होती है कि उन्हें लगता है कि वहाँ पर भी गर्मी, अगर ठंड होगी भी तो सह लेंगे, और अगर इतनी भी ठंड नहीं होगी कि हम तो प्लेन से जा रहे हैं। क्योंकि आप जब ऋषिकेश से चलते हैं, तो मैं आपको रूट समझाता हूँ। ऋषिकेश से आप सोनप्रयाग तक कहीं पर भी आपको हाइट ज़्यादा नहीं होती है। गुप्त काशी में एक हाइट आपको 1500 के आसपास गेन करनी होती है, जहाँ पर थोड़ा सा आपको एक थोड़ी हवाएं आती हैं ठंडी सी, वहाँ पर भी गर्म होता है गर्मियों में। वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चला जाता है, और हमने देखा है कि उन महिलाओं को, उन बुज़ुर्गों को सांस लेने में दिक्कत आती है, भीगते हैं तो जो मल्टी ऑर्गन फेलर है, यानी हाइपोथर्मिया उनको हो जाता है। पिछली बार हमने इस पर एक डिटेल स्टोरी तैयार की थी कि कैसे हमारी आँखों के सामने, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारी आँखों के सामने श्रद्धालुओं की मौत हुई है, और हम देख कर जो है वो एक तरीके से शॉक हो गए थे। हम भी खुद बहुत बुरी स्थिति में रहे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि केदारनाथ एक रहस्यमयी जगह है। मैं आपको सही से बताऊँ, मैं पिछले 2007 से वहाँ जा रहा हूँ, अनगिनत कई बार चला गया हूँ, पैदल, हेली, अलग अलग रूट से गया हूँ, चौमासी से केदारनाथ गया हूँ। केदारनाथ एक रहस्यमयी जगह है। वहाँ पर सुबह पूरी धूप खिली होती है, मौसम साफ़ रहता है, दोपहर में बारिश होती है, शाम को फिर से मौसम साफ़ होना शुरू हो जाता है, और 6 बजे जब अंधेरा होने लगता है तो मौसम फिर से साफ़ हो जाता है। पाला, बारिश, क्योंकि U शेप में वो वैली है और 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, 6000
मीटर तक, 6100 मीटर तक की जो मेन केदारनाथ पीक है उसकी हाइट है। तो वेदर बहुत है, तो आप लोग जूते, जो महिलाएं हैं जूते पहन के आएँ, जुराब पहन के आएँ, गर्म जैकेट ज़रूर लाएँ, हल्के कपड़े लेके आएँ, लेकिन जैकेट जो है वो गर्म हो, हल्की हो लेकिन गर्म हो, क्योंकि जैकेट जैसे ऊनी कपड़े रहते हैं तो वो चादर है या फिर स्वेटर है वो भीग जाते हैं, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। जैकेट जो है वो अगर भीग भी जाती है रास्ते में तो वो सूख जाती है चलते चलते। तो गर्म कपड़ों का ध्यान ज़रूर रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर आपको ठंडे पानी से एलर्जी है तो अपने पास हॉट वाटर बोतल लेके आएँ और नीचे कहीं पर भी पानी की बोतल में गर्म पानी भर दें। हालांकि रास्ते में कई बार जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने 100 रुपये तक या 50 रुपये तक गर्म पानी का लिया है। तो ये दिक्कतें आती हैं। वेदर बहुत चेंज होता है। बर्फ़ शुरुआत में जब कपाट खुलते हैं, यानी इस बार तो अप्रैल के अंतिम हफ्ते में कपाट खुल रहे हैं, तो इस बार बर्फ़ शुरुआत में ही मिलनी शुरू हो जाएगी और मई 10-15 तक बर्फ़बारी होती रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे बर्फ़ जो है वो बारिश में बदलनी शुरू होगी, यानी मई लास्ट में, फिर जून में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार तो रोज़ होने लगती है। और 15 जून के बाद तो मानसून हिट करता ही करता है, लगभग एक अनुमान है जो हर साल जो 15 जून, 25 जून, 30 जून। लेकिन केदारनाथ में ये समझिए कि आप घर से ही चल के आइए, क्योंकि पिछले साल हम सबसे ज़्यादा क्वेरी आई थी कि मानसून कैसा, वेदर कैसा होगा, वेदर की क्या कंडीशन रहेगी। हम बता नहीं सकते हैं यहाँ से कि वेदर कैसा रहेगा। वो क्या है कि आप प्रिपरेशन करके ही आपको आना है, भले ही धूप मिले आपको चलते समय या उतरते समय या केदारनाथ में लाइन में लगते हुए, दर्शन करते हुए। भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है केदारनाथ पे, सबसे ज़्यादा क्वेरी है। अब आते हैं एक और इशू पे, जो है खाने पीने की जो महंगाई है उसको लेकर। पिछले साल एक दुकान पर मैं बैठा था तो एक दिल्ली से ग्राहक आए, उन्होंने बिस्लरी की बोतल ली और उसने 60 रुपये की दी। तो वो जो दुकानदार है वो बड़ा हल्ला करने लग गया कि 20 रुपये की जो बिस्लरी की बोतल है आप 60 रुपये में बेच रहे हो, 40 रुपये कमा रहे हो। तो जब बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ तो मैंने उन सज्जन से पूछा कि भाई आप बिस्लरी ख़रीद क्यों रहे हो, नेचुरल पानी है, आप कुछ भी पी लो। कि नहीं हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो आपको जो नेचुरल पानी है जिसमें इतने मिनरल्स हैं वो पीने में दिक्कत है तो आप अपनी बोतल लेके आओ, बोतल में पानी भर लो या गर्म पानी करके ले आओ, और वही बोतल फिर वो पीने के बाद फेंक देते हैं। पिछली बार हमने वहाँ पर जो है क्लीन ड्राइव चलाया, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कचरा कर रहे हैं। मेरे बस का तो नहीं अकेले, कुछ लड़के हमारे साथ मिले थे, कुछ हमने कोशिश की थी, लेकिन हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। तो आप अपनी बोतल ले के आइए, सबसे अच्छा है। तो आपको बोतल ख़रीदनी नहीं पड़ेगी रास्ते में। और यही चीज़ें और भी हैं, क्योंकि आदमी जब चलता है नीचे से तो वो कम से कम सामान रखना चाहता है। तो बीच में वो मैगी खाता है, बिस्किट खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, खाना खाता है, और वहाँ तक सामान पहुँचाना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सामान पहुँचाने में वहाँ मुश्किलें हो रही हैं, खर्चा ज़्यादा है घोड़े खच्चरों का। जब कपाट खुलते हैं उससे पहले घोड़े खच्चरों का रेट अलग हो जाता है, तो हर दुकानदार को अपना सामान वहाँ पहुँचाना होता है। तो यानी अगर 25 मान लीजिए 25 अप्रैल को कपाट खुल रहे हैं, 26 अप्रैल को कपाट खुल रहे हैं, या मई के, पिछले साल जब मई में कपाट खुले थे, तो ये मान के चलिए कि 30 अप्रैल तक सभी दुकानदारों ने अपना सामान वहाँ पहुँचा दिया था। उसके बाद सारे जो घोड़े खच्चर वाले हैं वो यात्रियों को ढोने में लगते हैं और यात्री उनको ज़्यादा पैसा पे करते हैं, क्योंकि जो जिला पंचायत है वो सरकार की तरफ से घोड़े खच्चरों के सवारियों को ढोने का, यानी यात्रियों को ले जाने का पैसा अलग होता है और सामान को ले जाने का पैसा अलग होता है। तो दुकानदार सारा सामान अपना एक साथ यात्रा शुरू होने से पहले वहाँ रख देते हैं। ऐसी व्यवस्था यमुनोत्री मार्ग में भी है, जहाँ पर केवल 2 धामों में घोड़े खच्चर चलते हैं, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जो भी सामान वहाँ पर है, चाहे चॉकलेट है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, वो जस्ट उसके डबल पर बिकती है। यानी 5 रुपये का अगर कोई सामान है तो 10 रुपये हो जाता है। वो कॉस्ट जुड़ता है, पूरा जो सामान घोड़े खच्चरों पे जाता है। फिर जो व्यापारी हैं उन्होंने भी उस पर से अपना जो चार्ज है वो लगाना है, वो बेचना है। तो इस वजह से रेट हाई होते हैं। आप समझिए कि क्यों रेट हाई हो रहे हैं। हाँ, कोई अगर सरकार की तरफ से हर दुकान पर एक रेट लिस्ट चिपकाने के निर्देश दिए गए हैं, तो आप ज़रूर देखिए कि जो रेट पर वो बेच रहा है वो रेट लिस्ट है या नहीं है। सरकार हर दुकानदार को पिछले साल सबके लिए ज़रूरी कर दिया गया था कि चाय कितने की है, मैगी कितने की है, कॉफ़ी कितने की है, खाना कितने का है, बिस्किट जो हैं वो कितने के, वो कंपलसरी रहता है। तो इसमें भी उलझते हैं, बहस होती है, तो ये दिक्कतें होती हैं। अब आपको मैं लास्ट में एक बार और समझा देता हूँ समरी, कि अगर आप लोग देहरादून से दिल्ली से आ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि एक दिन में आप गौरीकुंड तक
नहीं पहुंच सकते, जाम इतना ज़्यादा मिलता है। तो आप कोशिश ये करिए कि पहले दिन या तो आप श्रीनगर रुक जाएं या फिर गुप्तकाशी तक रुक जाएं। सीधे दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, एक दिन में दिल्ली से गुप्तकाशी आप पहुँच सकते हैं। असली समस्या जो है वो रुद्रप्रयाग से आगे आती है। रुद्रप्रयाग से जो करीब 100 किलोमीटर का केदारनाथ हाईवे है, यानी करीब 80-86 किलोमीटर सड़क है और उसके बाद पैदल है, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। रोड चौड़ी का काम चल रहा है, कई जगह रोड चौड़ी है, कई जगह सकरी है और उन्हीं जगह पे जाम लगता है। तो पीक सीजन में अगर आप आ रहे हैं, अगर 10 मई से 10 जून तक आप आ रहे हैं तो सब कुछ झेलना पड़ सकता है। आप मेंटली, सबसे बड़ी बात है कि आप मेंटली रूप से तैयार होके आइएगा कि आपको जाम भी मिलेगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको बरसात मिल सकती है, बर्फ़बारी हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच जो उसका पैदल सफ़र है श्री केदारनाथ धाम का, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। मैं इतनी बार पैदल चला गया हूँ, जब भी जाता हूँ तो मेरे को हर बार नया लगता है, ऐसा लगता है मैं पहली बार आ रहा हूँ। जब जो बड़े बड़े हिमखंड हैं उनके बीच से जाते हैं, उस समय बुरांस शुरुआत में बुरांस के फूल खिले होते हैं, झरनों का पानी आता रहता है, घोड़े के खच्चरों की आवाज़ें आती हैं। जब भीड़ आती है तो फिर श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। मैंने देखा था कि कब किस समय किस स्टेट के लोग ज़्यादा आते हैं। जैसे मई जून में सबसे ज़्यादा भीड़ आती है महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से। उसके बाद फिर बरसात आ जाती है, तो बरसात में तो सभी जगह से छुटपुट लोग आते हैं, लेकिन राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के ग्रामीण इलाकों के श्रद्धालु बहुत कम आते हैं। जो किसान हैं, जो काश्तकार हैं, जो गाँव से पूरी बस की बसें आती हैं यात्रा पर चार धाम की, वो कम हो जाते हैं। फिर महानगरों के लोग ज़्यादा आने लगते हैं। यूथ फिर जो है वो जो आपका बरसात के समय है उस समय ज़्यादा आता है। और फिर यात्रा जो है वो फिर 15 सितंबर के बाद फिर से धीरे धीरे परवान चढ़ती है। लेकिन केदारनाथ की इतनी क्वेरी है, इतने ज़्यादा लोग केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं कि वहाँ इस बार जैसे ही कपाट खुले उससे पहले ही, उसी दिन से ही जो है मैक्सिमम भीड़, यानी जो पीक है वो शुरू हो गया था। और इस बार भी लगभग ऐसा ही होगा कि जो पीक है वो उसके कपाट खुलने के पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। तो आप 3-4 बातों का ध्यान रखिएगा अपनी यात्रा को करने में। एक तो आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको जाम और पार्किंग की दिक्कत आएगी, कहाँ पर आपको पार्किंग लगानी पड़ेगी ये आप जूझेंगे। जैसे सीतापुर में पार्किंग हो सकता है मिल जाए आपको, हो सकता है ना मिले, तो ये एक समस्या आपके सामने आएगी। और कोशिश करिएगा कि GMBN बुक कराएं। GMBN के अलावा आप और भी निजी जो होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, वो भी बुक कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि रेट एक साथ वो पूरी घाटी में फ्लक्चुएट करते हैं, केदारनाथ धाम के अलग और वैली के अलग। यानी अगर नीचे सोनप्रयाग में, गौरीकुंड में, सीतापुर में, गुप्तकाशी में, फाटा में, शेरसी में, इन सारी जगहों पे जो रेट हैं वो एक दूसरे को देख के, जैसे ऑनलाइन बुकिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन बुक में अगर आपने 1000 रुपया कमरा कर दिया आज, तो फिर वो बाद में आपको 1000 रुपये ही, वो 2000 नहीं ले सकता। ऑनलाइन बुक कर दिया आपने तो पैसे पहले ही दे दिए उसको। लेकिन केदारनाथ में क्या होता है कि 90% जो होटल के लोग हैं, जिनके अपने तीर्थ पुरोहितों के सराय हैं, धर्मशालाएं हैं, अब तो उनको होटल की तरह देखा जाना चाहिए, वो बुकिंग नहीं करते हैं ऑनलाइन भी। या तो वो उन्होंने लीज पर अपने होटल दिए हुए हैं और उनको जो ट्रैवल एजेंट हैं वो संचालित कर रहे हैं, वो अपने तीर्थ पुरोहितों के लिए रखते हैं, यानी जो उनके जजमान हैं उनके लिए रखते हैं। और हमने एक स्टोरी पिछली बार ये भी की थी, जो आपको लास्ट में बताते बताते कंक्लूजन कर रहा हूँ, कि कोशिश करिए कि अपने तीर्थ पुरोहित को ढूंढने की। पूरे देश में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित हैं, अगर आप अपने तीर्थ पुरोहित को ढूंढ लेते हैं तो फिर रहने और खाने की व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी होगी, चाहे वो आपको होटल में रुकाए या धर्मशाला में रुका है। क्योंकि वहाँ पर सारे पूरे भारत से, जैसे राजस्थान हाउस है, हिमाचल हाउस है, बीकानेर हाउस है, नागपुर हाउस है, अलग अलग स्टेट के, यूपी के अलग अलग जो ज़िले हैं उनके हिसाब से उनके तीर्थ पुरोहित बटे हुए हैं। तो कोशिश करिए कि अपने तीर्थ पुरोहित को ढूंढ लें। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो पूजा आपकी सही होगी, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जो हैं वो समझ पाएंगे कि जो पुरानी यात्रा थी जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कैसी है। हालांकि जो यात्रा जिस तरीके से अब आ रही है उसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर बाबा केदारनाथ खुद भी आ जाएँ तो वो रोक नहीं सकते कि जो पैटर्न बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और बहुत कुछ बदल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम बता नहीं सकते हैं आपको। फ़िलहाल मुझे संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए, और अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा। कुछ नंबर मैं आपकी जानकारी के लिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको और समझने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। कुछ तीर्थ पुरोहित हैं, कुछ वहाँ पर जो होटल और जो बुकिंग कर रहे हैं वो हैं, और बाकी
जो ट्रैवल एजेंसियां हैं वो तो प्रचार लगातार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अखबारों में अलग अलग माध्यम से कर रहे हैं, पर आपको ये देखना है कि आप सही बुकिंग कर रहे हैं कि नहीं और सही यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाजत दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। तप्त कुंड को पानी देखा, विधि को कनो विधान च, नर और नारी श्रद्धा से गांधन, महिमा बदरी विशाल।